नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम शेषराज है और मैं एक शराबी हूँ। भगवान की असीम कृपा है, अल्कोहलिक्स एनोनिमस का साथ है, आप सभी भाइयों की मदद है। यही वजह है दोस्तों, आज भी मैंने शराब नहीं पी और एक बहुत ही बढ़िया जिंदगी जीने की आज मैं कोशिश कर रहा हूँ। दोस्तों सबसे पहले तो आध्यात्मिक उपाय ऑनलाइन मीटिंग पुणे का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, जो उन्होंने अल्कोहलिक्स एनोनिमस के ये जो लाइफ सेविंग स्लोगन्स है, हमारी जान बचाने वाले, उन पर अनुभव साझा करने का मुझे मौका दिया है। और आज दोस्तों हमारी वन डे एट ए टाइम बेसिस पे जो हम लोग रिकवरी करते हैं दोस्तों, उसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्लोगन, हाल्ट का स्लोगन, इस पर दोस्तों मैं आज अपने अनुभव शेयर करने जा रहा हूँ। हॉल्ट, कई बार हम सुनते हैं दोस्तों कि बहुत ज्यादा हम थक जाते हैं तो हमको बोला जाता है कि यार थोड़ा हॉल्ट कर लो, थोड़ा आराम कर लो। जो सरकारी बसेस वगैरह होती है या प्राइवेट बसेस भी हो, तो बहुत लंबा सफर तय करती है तो कुछ देर के लिए वो रुक जाती है और हम बोलते कि क्या कर रहे, तो हाल्टिंग कर रहे। अल्कोहलिक्स एनोनिमस में भी हम जैसे शराबियों की जिंदगी दोस्तों, ए में आने के पहले भी और ए में आने के बाद भी एक भागदौड़ वाली ही जिंदगी रहती है। कभी हम शरीर से दौड़ते हैं तो कभी हम मन से दौड़ते रहते। लेकिन अल्कोहलिक्स एनोनिमस का जो रास्ता है दोस्तों, जो वे ऑफ लाइफ है, वो हमको बताती है कि बहुत ज्यादा दौड़ मत, इजी डज इट, आराम से लो। अगर बहुत ज्यादा थक रहे हो तो थोड़ा रुक जाओ, हाल्ट कर लो। अल्कोहलिक्स एनोनिमस के यही जो छोटे छोटे स्लोगन्स है दोस्तों, ऐसे दिखने में बहुत छोटे और बहुत ही साधारण दिखते हैं, लेकिन हमको पता भी नहीं चलता दोस्तों कि ये हमारी जिंदगी को कैसे बदल के रख देते हैं। कितना कुछ इन सिंपल से तत्वों पे, सिंपल सी चीजों पे चलते अगर हम हैं तो हम क्या नहीं पा सकते दोस्तों। मेरे जैसे शराबी के लिए अगर सबसे बड़ी कोई उपलब्धि अगर होगी, वो है दोस्तों पहले नंबर पे कि मेरी शराब से दूरी। अगर मेरे जैसा एक होपलेस शराबी अपनी शराब की दूरी कायम रखने में अगर कामयाब होता है दूरी बनाने में, तो उसके बाद में गिफ्ट के तौर पे उसको इतनी सारी चीजें मिलती है दोस्तों कि जिसकी कभी उसने उम्मीद भी नहीं की थी। लेकिन सबसे पहली और अहम कोई चीज अगर होगी तो वो है दोस्तों हमारी सोब्राइटी, हमारी शराब की दूरी। इतना सिंपल तरीके से, सरल तरीके से शराब से दूर होने का रास्ता अल्कोहलिक्स एनोनिमस ने हमको दिया। वन डे एट ए टाइम, आज के एक दिन हमको शराब से दूर रहना है। पहले हमारा ऐसा था दोस्तों कि हम हमेशा भविष्य की ही सोचते थे, कल से बंद कर दूंगा, होली से बंद कर दूंगा, न्यू ईयर से बंद कर दूंगा, या और कोई भी चीजें आने वाली है तब मैं बंद कर दूंगा। आज के दिन पी लेता हूं, कल से बिल्कुल पक्का बंद कर दूंगा। और बंद भी कैसे करूंगा, छोड़ दूंगा। इसके बाद तो अपन कभी पिएंगे नहीं बॉस, अपन तो पीने वालों की मैयत में भी नहीं जाएंगे। लेकिन ये इतने बड़े बड़े जो बोझ मैं उठाता था, उन बोझों को मैं ज्यादा देर तक दूरी तक चल ही नहीं सकता था, चलता ही नहीं था। और बहुत जल्दी मैं या तो शरीर से नहीं तो मन से थक के वो बोझ को उतार देता था।
और फिर मैं दोस्तों शराब के अड्डे पे दिखता था। और इसीलिए मेरे जैसे बेवड़े की मानसिकता को देख के ही दोस्तों ये बहुत ही सिंपल और सरल प्रोग्राम बनाया है कि हमको शराब से दूरी जो बनानी है वो सिर्फ आज के एक दिन के लिए बनानी है। हमको बहुत ज्यादा सालों का सोचना नहीं है, हमको कल का भी नहीं सोचना है, क्योंकि कल किसी ने देखा नहीं, कल कभी किसी की जिंदगी में आता नहीं। जो भी कोशिश करनी है, जो भी प्रयत्न करने हैं, वो आज के ही दिन करने पड़ेंगे, क्योंकि जो भी है वो आज ही है दोस्तों, वर्तमान ही है। मैं अगर बोलूंगा मैं कल शराब छोड़ूंगा तो कल तो कभी आती ही नहीं है। शराब छोड़ने के सारे प्रयत्न मुझे आज ही करने पड़ेंगे। और इसीलिए दोस्तों इनिशियल डेज में ये जो फार्मूला है हॉल्ट का, ये हम जैसे शराबियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है दोस्तों। हॉल्ट, HALT, H यानी हंगर, मेरा भूखापन, A एंगर, मेरा गुस्सा, L लॉनलीनेस यानी अकेलापन, और T यानी टायर्डनेस, थकावट की भावना, थक जाने की भावना। अब ये जो चार चीजें हैं दोस्तों, हंगर, एंगर, लॉनलीनेस और टायर्डनेस, यानी मेरा भूखापन, मेरा गुस्सा, मेरा अकेलापन और मेरी थकावट, ये मेरी सोब्राइटी में कैसे महत्वपूर्ण रोल कर सकते हैं? क्यों आज के दिन मुझे इस पर अलर्ट होकर काम करना पड़ता है? तो इसके पीछे का कारण हमको मिलता है जब हम अपने पीने के दिनों में जाते हैं, जब हम अतीत में थोड़ा सा झांक लेते हैं। और जब मैंने अपने अतीत में झांका दोस्तों, ए में आने के पहले, तो मैंने देखा दोस्तों यही हॉल्ट के फार्मूले के ये जो चार शब्द थे वो मुझे बार बार शराब की तरफ में लेके जाते थे। मेरी शराब से, मेरे शराबीपन से पूरी तरीके से ये चार चीजें जुड़ी हुई थी। अल्कोहलिक्स एनोनिमस का अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद अल्कोहलिज्म की एक और डेफिनेशन मैंने सुनी थी मेडिकल साइंस के हिसाब से, साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर। साइको यानी मन और सोमेटिक यानी शरीर, और ये मेरे मन और शरीर का जो असंतुलन है, डिसऑर्डर, इसी का नतीजा है मेरा अल्कोहलिज्म। मेरा मन स्थिर नहीं है, बिल्कुल चल बिचल मन में चलते रहती है, मेरे नियंत्रण में मेरा मन नहीं रहता। और इसीलिए दोस्तों शराब का ऑब्सेशन कभी भी जागता है और मेरा संयम नियंत्रण नहीं होने की वजह से मैं शराब पी लेता हूँ। ठीक वैसे ही मेरे शरीर पे मेरा कोई कंट्रोल नहीं रहा कि जैसे ही मैंने पहला घूंट शराब का लिया तो उसके बाद में मैं इस बात की गारंटी नहीं दे सकता कि मैं कितनी शराब पीऊंगा और मेरा बिहेवियर कैसा रहेगा। जो भी अल्कोहलिक है वो अपने आप में अगर झांकता है तो वो चीजें देखता है दोस्तों कि ये उसके साथ में होती है। ए में आने के बाद में ये चीजें मैंने सुनी और मैंने मान लिया कि मैं एक अल्कोहलिक हूँ। शराब का जुनून, शराब का उन्माद जब जागता है तो मेरे पास में वो पावर नहीं था कि मैं अपने आप को रोक सकूं, और अन्य भी कोई इंसानी शक्ति मुझे रोक नहीं पाती थी। ठीक वैसे ही मैं घर से निकलता था कि मैं एक ही पैक पीऊंगा, लेकिन एक पैक पीने के बाद में, पहला घूंट शराब का शरीर में लेने के बाद में मेरे साथ में 15 साल तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैं एक पैक पी के रुक गया। जैसे ही मेरा शरीर में शराब का पहला घूंट जाता था, तुरंत मेरा शरीर मुझे शराब मांगना शुरू कर देता था।
और फिर उतने ही मैं पीता था दोस्तों जितना उसका कोटा है। अगर कोटे से कम शराब मिली तो मेरा समाधान ही नहीं होता था। और फिर अपना कोटा पूरा करने के लिए, अपना समाधान करने के लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता था। कुछ भी यानी कुछ भी। झूठ बोलूंगा, चोरी करूंगा, टोपी पहनाऊंगा, लोगों के पीछे पड़ूंगा, अपमान सहन करूंगा, गालियां खाऊंगा, कुछ भी करूंगा। तो इसीलिए मेडिकल साइंस इसको बोलता है साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर, मेरे मन और शरीर को लगी हुई बीमारी। और अगर हम गौर से देखेंगे दोस्तों तो ये चारों जो शब्द है ये मेरे मन और शरीर से जुड़े हुए हैं। मेरी भूखेपन की भावना, गुस्से की भावना, अकेलेपन की भावना और थकावट की भावना। तो ये चार शब्द जो थे दोस्तों मेरी लाइफ में मुझे बार बार शराब की तरफ में लेके जाते थे। शुरू में मैंने जब शुरुआत में शराब कम मात्रा में थी, सिर्फ शुरुआत के दिनों में, तो मुझे ऐसा लगता था कि यार थोड़ी शराब पी ली है ना तो खाना बहुत बढ़िया होता है। एंजॉय करता था मैं खाने का, कि थोड़ी सी शराब अगर पी ली जाए, और खास तौर पे अगर नॉनवेज है तो ये गणित बैठ गया था कि नॉनवेज है तो शराब चाहिए या नहीं चाहिए। नॉनवेज के साथ में अगर शराब अगर हो तो बढ़िया खाना अच्छा होता है बॉस, डाइट बढ़ती है अपनी। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत के दिन में ही रहा दोस्तों। बाद में धीरे धीरे जैसे जैसे शराब बढ़ती गई, मैं शराब का आदी बनते चले गया, तो ये बात बिल्कुल अलग थलग पड़ गई। अब घर में अगर बेसन भी रहेगा ना तो भी शराब चाहिए। अब ऐसा कुछ नहीं रहा कि भाई मटन रहेंगी, नॉनवेज रहेगा तभी शराब पिएंगे। आलू बैगन की सब्जी बने, टिंडे की सब्जी बने, करेले बने, कुछ भी बने, लेकिन मुझे शराब चाहिए। और इधर दोस्तों जैसे जैसे मेरी शराब की मात्रा बढ़ते गई, वैसे वैसे मेरा जो खाना है वो कम होते चले गया। एक ओल्ड टाइमर आज भी है, वो बहुत बढ़िया शेयर करते हैं, अभी मुझे याद आ गया वो, कि शुरू में बोले मैं 5 रोटी खाता था और 1 पैक पीता था। बाद में मैं 2 पैक पीने लगा और रोटी 4 हो गई। फिर 3 पैक पीने लगा, रोटी 2, फिर 1, फिर आधी। और फिर एक समय ऐसा आया कि मेरा मन और शरीर पूरा शराबमय हो गया। तब मैं सिर्फ नमक चाटने लगा था बोले। और ये कितनी सही बात है दोस्तों, बिल्कुल मेरे साथ में भी वैसा ही था। वो सिर्फ शुरुआत की बात थी कि थोड़ी शराब पी लिए तो खाना अच्छा होता है, लेकिन बाद में जैसे जैसे शराब बढ़ते गई मेरा खाना कम होते गया। और आखिर में सही बात है दोस्तों कि मैं नमक चटने के लिए मजबूर होते गया, खाना ही नहीं खाता था। 2003 में मेरी हालत इतनी खराब हो गई थी, बिल्कुल हड्डियों का ढांचा बन गया था। पीना ही पीना, खाना कुछ भी नहीं। इतनी नशा हो जाती थी कि कभी थाली पे गिर रहे, कभी पलंग पे गिर रहे, खाए न खाए, कई बार थालियों में ही लुढ़क जाता था। खाने का मन ही नहीं होता था, क्योंकि कारण क्या था, मैं बहुत लोगों को देखता था यार, वो शराब के साथ में जितनी शराब नहीं पीते थे ना उससे दोगुना खाना खाते थे, यानी जो चकना वकना जो बोलते। मेरे से होता ही नहीं था दोस्तों। बाद में मुझे ऐसा लगता था कि यार शराब के साथ में अगर ज्यादा कुछ खा लिए तो फिर शराब चढ़ेगी नहीं अपनी। खाली पेट में अगर हमने शराब पिए तो जल्दी किक लगती है। किक, ये हमारे अल्कोहलिज्म का शब्द है, किक यानी अचानक नशा चढ़ जाना। और वो किक पाने के लिए शराब की मैं खाना नहीं खाता था। जितना भूखा पेट, जितना खाली रहेंगे पेट से,
उतना नशा ज्यादा चढ़ेगा, पैसे भी कम होते थे। दूसरा डर ये रहता था कि अगर मैंने कुछ खा लिया ज्यादा और फिर उस पर अगर शराब पी लो तो उल्टी हो जाएंगी। और इस तरीके से दोस्तों मेरी जिंदगी में मैं शराब और ये जो मेरा भूखापन था वो बिल्कुल जुड़ चुके थे। कभी शादी में जा रहा हूँ, कभी किसी प्रोग्राम में जा रहा हूँ, लोग बोल रहे अरे खाना खा लो, अरे नहीं नहीं अपने घर की शादी है, अपने घर का प्रोग्राम है, अपन बाद में आखिर में खाएंगे। और पीने पीने में नौबत ऐसी आती थी कि खाना खत्म और मैं एक जगह लुढ़का हुआ हूँ। ये जो अवस्था थी दोस्तों, ये कहाँ ले जा रही थी मुझे? सिवाय मौत के मुंह के और कमजोर करने के और कुछ नहीं था। और इसीलिए अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद में मुझे बोला गया अपना पेट भरा रखो। जब भी आप सवेरे उठते हो, घर से निकलने के पहले कुछ न कुछ खा लिया करो, हमेशा अपना पेट भरा रखो। क्योंकि अगर पेट खाली रहेगा तो हो सकता है कि वो खाली पेट हमारी मानसिकता भी खराब करता है और शराब पीने के भी विचार आ सकते हैं। लेकिन अगर हमारा पेट भरा है तो शराब पीने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। और सही में दोस्तों, जब मैंने इस स्लोगन को सुना और मेरी अपनी सच्चाई मुझको यहाँ नजर आई, जानबूझ के मैं शादी ब्याह में किसी प्रोग्राम में खाना अवॉइड करता था। आराम से खाएंगे, बाद में खाएंगे, डट के खाएंगे। और घर से मैं खाना खा के भी कभी नाश्ता करके भी नहीं निकलता था कि मुझे लगता था कि खाना तो वही है शादी। और फिर अगर खाना लेट हो गया तो पेट में चूहे दौड़ते थे, माइंड डिस्टर्ब रहता था। उससे बचने का एक बहुत बढ़िया तरीका मुझे ये ने बताया कि सवेरे उठने के बाद सबसे पहले कुछ ना कुछ पेट में डाल लो। जैसे ही भूख लग रही है, हमको ऐसा लग रहा है कि भूख सता रही है, कुछ भी खा लो, रात का खा लो, नाश्ता कर लो, बिस्किट खा लो, ब्रेड खा लो, चाहे जो हो, लेकिन अपना पेट भरा रखना बहुत जरूरी है। और सही में दोस्तों, ये बात इनिशियल डेज में भी और आज भी बहुत मदद करती है। 100% अगर दोस्तों हमारा पेट भरा है तो ज्यादातर तौर पे हम देखते हैं कि हमारी पीने की इच्छा नहीं होती। और इसीलिए दोस्तों आजकल मैंने रूटीन बना लिया कि कभी भी किसी प्रोग्राम में जाओ। इनिशियल डेज में तो मैं करता ही था कि पेट पहले ही भर लेता था, फिर कोई पिलाने वाला मिले भी तो पीने की इच्छा नहीं होती थी। लेकिन अब दूसरा भी फायदा है कि मान लीजिए कहीं गए हम, खाना वहां लेट मिल रहा है तो अब कोई परेशानी नहीं होती, क्योंकि पहले ही अपन पेट भर के घर से निकलते हैं। तो ये स्लोगन दोस्तों, ये जो हंगर जो है, हमारी भूखेपन की भावना पहले हमको शराब की तरफ में लेके जाती थी। अच्छा लगता था, हमको किक मिलती है खाली पेट पे शराब पीने से। लेकिन अगर आज हमको शराब से बचना है तो इससे बेहतर बढ़िया चीज हो नहीं सकती कि अपना पेट हमेशा भरा रखो। आज मैं ये करता हूं दोस्तों। दूसरा जो शब्द है वो इन सारे शब्दों में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसका जिक्र सीधे तौर पे बिग बुक के चैप्टर 5 में किया गया दोस्तों। रिजेंटमेंट इज नंबर 1 ऑफेंडर, यानी हमारे अंदर की जो खुन्नस की भावना है, गहरी चीड़, गुस्सा, ये पहले नंबर का अपराधी है। क्योंकि ये एक ऐसा अपराधी है दोस्तों, ये सारे गुनाह हमसे करवाता है। और मेरे जैसे शराबी के लिए सबसे बड़ा गुनाह और अपराध और क्या हो सकता है कि वो शराब पी ले। हमारे ये जो रिजेंटमेंट, हमारी जो खुन्नस भरा जो स्वभाव है, उसकी जड़ में अगर कोई चीज होगी तो वो है दोस्तों हमारा एंगर, हमारे मन का गुस्सा, हमारा गुस्सेल स्वभाव। और एक अल्कोहलिक के तो नाक पे गुस्सा रहता है। उसका संबंध अगर डीप में अगर हम जाके देखें तो हमारे घमंड से उसका रिश्ता जुड़ता है। वैसे भी हमारे सारे जो चरित्र के दोष है
वो सारे दोस्तों हमारे अहंकार से ही निकले हुए हैं, हमारे घमंड से ही निकले हुए हैं। घमंड, ईगो, जो हमको बोलता है कि हम कुछ तो भी विशेष है, हम बादशाह है, सब हमारे मन के मुताबिक होना चाहिए। हमेशा शेयर करता हूँ, आज भी करूंगा, कि माँ के गर्भ से ही ये भावना हम लोग जब पैदा होते हैं तो लेके निकलते हैं। किंग बेबी सिंड्रोम, आदमी है तो किंग बेबी, और औरत है तो क्वीन बेबी, कि हम कुछ तो भी विशेष है, ओमनीपोटेंस, सर्वशक्तिमान। और इसीलिए जब ये बादशाही हमारी मानसिकता है, तो बादशाही मानसिकता कभी भी कोई रिजेक्शन, कोई अवॉइड सहन नहीं करती, सब उसके मन के हिसाब से होना चाहिए। एक बादशाह को कभी ये बात पसंद नहीं आती कि कोई चीज उसकी रुकावट बने, जो वो चाहे उसको न मिले। हमेशा वो यही चाहेगा कि भाई मैंने जो भी चाहा, जो भी सोचा है वो होना ही चाहिए, लोग मेरे हिसाब से चलने चाहिए, परिस्थितियां मेरे अनुकूल होनी चाहिए। ये जो हम माँ के गर्भ से ही मानसिकता लेकर पैदा होते हैं, अगर हम जैसे जैसे बड़े होते हैं, जिंदगी के अनुभवों से हमने नहीं सीखा कि हम कोई बादशाह नहीं है, हम भी सब बाकी के लोगों के जैसे सामान्य ही लोग हैं, और सब कुछ हमारे मन के मुताबिक नहीं होने वाला, जिसे समझदारी कहते हैं। अगर ये हमारे अंदर में नहीं आई, तो जैसा बचपन का हमारा स्वभाव था कि एक बच्चा कभी भी उसके मन के खिलाफ सहन नहीं करता, जो भी चीज चाहिए बच्चे को तुरंत चाहिए, नहीं मिली तो चिढ़ जाता है, पाँव पटकता है, उसको भूख लग गई तो रोएगा, किसी चीज की गरज है तो रोएगा, सहन करना नहीं आता उसको। लेकिन यही मानसिकता मेरे जैसे व्यक्ति की, अगर मैं बड़ा हो रहा हूं लेकिन मेरे में कोई सुधार नहीं है, परिपक्वता नहीं है, तो कितने भी उम्र का हो जाऊंगा, यही बादशाही सोच रहेंगी, मेरे हिसाब से होना चाहिए, मैं जैसा बोलता हूँ वैसा होना चाहिए। जब तक मन के हिसाब से होता है तब तक मैं बड़ा खुश रहता हूँ, आनंदी रहता हूँ। क्या जिंदगी है, सब अपने मन के मुताबिक चल रहा है। लेकिन जैसे ही दोस्तों मेरे मन के खिलाफ में काम होने शुरू होते हैं, लोगों ने मेरी नहीं सुनी, मेरे हिसाब से नहीं चला, मैं जैसा चाहता हूँ वैसा नहीं हुआ, तो मेरे मन में पहले पैदा होती है नाराजगी। मैं नाराज हो जाता हूँ, मायूस हो जाता हूँ। वही मेरी नाराजगी, मायूसी बाद में गुस्सा बन जाती है, मैं चिढ़ जाता हूँ। साला मैं जो चाहा मेरे को नहीं मिला, मेरे हिसाब से चलते ही नहीं, सुनते ही नहीं मेरी, चाहे वो घर के लोग हो, काम धंधे पर के लोग हो, सड़क पर चलते हुए। सड़क भी मुझे ऐसा चाहिए कि पूरी सड़क खुली चाहिए, कोई मेरे रास्ते में रुकना नहीं चाहिए, रुकावट नहीं आनी चाहिए। अगर कोई गाड़ी वाला, ऑटो वाला, रिक्शा वाला, बाइक वाला मेरे सामने में आकर अगर धीरे धीरे चल रहा है, तो इधर मेरा माथा गर्म होना चालू हो जाता है। घर में अगर बीवी ने, बच्चों ने, माँ बाप ने मेरी बात नहीं मानी, मेरे हिसाब से नहीं चला, तो इधर मेरी खोपड़ी सनकना चालू हो जाती है। ये मेरा स्वभाव है कि सब कुछ मेरे मन के हिसाब से होना चाहिए और तुरंत होना चाहिए। होता है तब ठीक लगता है, और नहीं हुआ तो फिर मेरे अंदर में गुस्सा। और यही गुस्सा दोस्तों जब गहरा हो जाता है, किसी के प्रति बार 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 गुस्सा पनपता है, वो गुस्सा अगर बाहर नहीं निकलता है तो अंदर में वो रिजेंटमेंट बन जाता है, खुन्नस। इसको कितनी बार माफ करता हूँ यार, फिर भी ये यही काम कर रहा है, और फिर मैं फिजिकली तो उसका कुछ बिगाड़ नहीं पा रहा हूँ, तो मेंटली ही अंदर के अंदर मैं उसको सोच सोच के इसका तो ऐसा कर दूंगा, इसका तो वैसा कर दूंगा, इसको काट के फेंकूंगा तो इसका ऐसा कर दूंगा। लेकिन मैं ये नहीं देख रहा कि मैं खुद ही तो इस रिजेंटमेंट के चक्कर में, खुन्नस गुस्से के चक्कर में मैं खुद अपना नुकसान कर रहा हूँ, मेरी अपनी मन की शांति जा रही है।
जिसके खिलाफ में मेरे मन में गुस्सा है, खुन्नस है, वो तो अपने घर में आराम से चैन की नींद सो रहा है, इधर मेरी नींद हराम हो रही है। और इसीलिए दोस्तों हमारी सोबराइटी में ये जो गुस्सा है ये बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। हम जैसे अल्कोहलिक लोगों के लिए ये शब्द बिल्कुल फायदे का नहीं है। ये एक डबियस लग्जरी, एक संशयास्पद विलासिता कहा गया है इसको। हमको बड़ा अच्छा लगता है जब हम गुस्से में रहते हैं, खुन्नस में रहते हैं, काल्पनिक दुनिया में रहते हैं हम लोग, उसको तो ऐसा कर देंगे, उसका वैसा कर देंगे, लेकिन हकीकत में हम कुछ नहीं कर पाते, हम सिर्फ अपना ही नुकसान करते हैं। अल्कोहलिज्म के दिनों को याद करता हूँ तो यही जो गुस्सा और रिजेंटमेंट है ये मेरे शराब पीने का बहाना था। कारण पहले था, कारण था मेरे पिताजी के प्रति गुस्सा था, खुन्नस थी, वो भी अल्कोहलिक थे और मुझे लगता था कि मेरी बर्बादी की जो जड़ है तो मेरे पिताजी है, इनकी वजह से मेरा नुकसान हुआ। तो फिर पिताजी के प्रति वो खुन्नस गुस्सा निकलेगा कहाँ, दारू का शौक लग गया था तो घर में भी कुछ भी अगर हुआ, पिताजी के साथ में तू मैं हो गई, कुछ झगड़े हो गए, मेरे मन के हिसाब से कुछ नहीं हुआ तो फिर दिमाग खराब हो गया है। अब ये दिमाग खराब जो हुआ है उसको वो शांत कहाँ होगा, तो दारू के अड्डे पे। जितना ज्यादा दिमाग खराब उतनी ज्यादा दारू। थोड़ा अगर दिमाग खराब है तो 1-2 पैक, बहुत ज्यादा दिमाग खराब है तो फिर अद्दी बम्पर। ये मेरा शराब का गणित था गुस्से के साथ में। जब जब भी मेरा दिमाग खराब हुआ, जब जब भी मुझे गुस्सा आया तो मैंने नींबू, नारियल, लस्सी, शरबत, दूध, दही कभी याद नहीं किया, कभी नहीं पिया। हमेशा अपने गुस्से को शांत करने के लिए, अपने मन को शांत करने के लिए मेरे पास एक ही ऑप्शन था, वो था दारू। और आखिरी के दिनों की तो बातें याद करके हंसी आती है कि गुस्सा सिर्फ मेरे लिए पीने का एक बहाना बन गया था। कुछ भी नहीं, सब कुछ ठीक है, किसी ने मुझे कुछ बोला नहीं, कोई भी चीज मेरे मन के खिलाफ नहीं हुई, फिर भी दारू पीने के लिए मैं बनावट का गुस्सा। हाँ तुमने ऐसा बोल दिया क्या, हाँ तुमने ऐसा कर दिया क्या, ठीक है चलो मैं अब भी पी के आता हूँ और फिर बताता हूँ। अब पी के आके भी कुछ नहीं बताता था मैं, बस वो पीने का बहाना रहता था। ये गुस्सा दोस्तों, ये जो गुस्से की भावना है ये हमारी सोबराइटी के लिए इतनी खतरनाक चीज है, इतनी खतरनाक चीज है कि अच्छी सोबराइटी हमने 2 मिनट में गवा चुकी है। ये में अनगिनत उदाहरण है जिन्होंने छोटी छोटी बातों के लिए कई सालों की सोबराइटी दांव पे लगा दी। कई लोगों ने अपनी जिंदगी खत्म कर डाली गुस्से की वजह से। आज भी अगर हम कुछ सोशल सर्वे देखते हैं तो ज्यादातर जो बड़े बड़े कारनामे और गलत कांड जो हुए हैं वो पल भर के गुस्से में हुए हैं दोस्तों। चलो बाकी की दुनिया में गुस्से की वजह से क्या होता है क्या नहीं होता इससे हमको उतना सरोकार नहीं है, लेकिन मेरे जैसे शराबी के लिए ये गुस्सा एक इतनी खतरनाक चीज है दोस्तों कि ये मेरी सोबराइटी का सबसे पहला नंबर 1 दुश्मन है। क्योंकि जो मैंने बताया दोस्तों कि अगर मैं गुस्से में आ गया, अगर मैं खुन्नस की भावना लेके जी रहा हूँ, पल रहा हूँ, लोगों के प्रति मेरे मन में अगर चिढ़ है, वो चिढ़ अगर मैंने निकाल कर नहीं फेंकी, अपने गुस्से पे मैंने काम नहीं किया, तो मैं अपनी सोबराइटी कभी भी गवा सकता हूँ। इधर मेरा दिमाग खराब हुआ, इधर किसी बात के लिए गुस्सा आया और थोड़ी देर के बाद में मैं दारू के अड्डे पे। इससे बचने का रास्ता चैप्टर 5 में ही दिया है दोस्तों, बिग बुक में, जहां हमारी चौथे कदम की इन्वेंटरी के बारे में लिखा है कि भाई ठीक है, अगर लोग हमारा कुछ नुकसान कर भी रहे हैं तो वो लोग भी हमारे ही जैसे आध्यात्मिक रूप से बीमार लोग हैं, वो लोग भी स्पिरिचुअली सिक हो सकते हैं। और ऐसे बीमार लोगों के लिए मैं भगवान से प्रार्थना करूं कि भगवान इनको ठीक कर,
उनको माफ करूं। जैसे मैंने गलतियां की और मैं लोगों से अपेक्षाएं कर रहा हूं कि लोगों ने मुझे माफ करना चाहिए, तो वैसे ही दोस्तों आज मेरा दायित्व है कि लोगों ने अगर कुछ गलतियां की होंगी तो मैंने भी बड़ा दिल करके उनको माफ करना चाहिए। और ये जो सौदा है ये मेरे फायदे का सौदा है। जब मैं लोगों को उनकी गलतियों के लिए माफ करता हूं तो मेरा मन हल्का हो जाता, मेरे मन से उनके प्रति जो गुस्सा है, खुन्नस की भावना है, नाराजगी की भावना है, वो निकल जाती। मैंने जब प्रैक्टिस किया तो मेरी जिंदगी में कितना बड़ा मिरेकल हुआ कि मेरे पिताजी के प्रति जो खुन्नस थी वो निकल गई और मैं उनकी आखिरी दिनों में सेवा कर पाया। 5 साल पहले पिताजी की डेथ हो गई, लेकिन उनके मरने के पहले वो सोबर मरे और मैं कई बार हॉस्पिटलाइज होते थे, मैं आखिरी दिनों तक उनकी सेवा कर पाया, और वो भी पवित्र मन से, अच्छे मन से। क्यों? क्योंकि मेरे मन में गुस्सा, खुन्नस उनके प्रति जो भरी हुई थी वो इस प्रोग्राम की बदौलत मैं निकाल के बाहर फेंक पाया। तो ये गुस्सा हमारे लिए बहुत खतरनाक चीज है दोस्तों। आज के दिन अगर मुझे शराब से बचना है या इसको उसके बाद में भी, तो रोज हमको अपने गुस्से पे नजर रखनी पड़ती है। कई तरीके हमको ये में बताए गए। अगर गुस्सा आ रहा है तो प्रार्थना कर लो। जिस जगह गुस्से का वातावरण पैदा हो रहा है थोड़ी देर के लिए उस जगह से हट जाओ, निकल जाओ कहीं तो भी। कोई बोलता है 2 गिलास पानी पी लो, कोई बोलता है मीठा खा लो, कोई मेडल चबा लो बोलता है। अनगिनत तरीके हैं। जो तरीका हमको उस वक्त काम आता है अपने गुस्से को नियंत्रण में रखने के लिए, उसकी तीव्रता को कम रखने के लिए, वो सारी चीजें हमने करनी चाहिए। क्योंकि गुस्सा हमारे लिए, हमारी सोबराइटी के लिए बहुत खतरनाक चीज है दोस्तों। अगर जिस वक्त हमको गुस्सा आ रहा है थोड़ी देर के लिए हम जगह छोड़ देते हैं, किसी पे फोन से, कॉल से चर्चा कर लेते हैं, तो जरूर दोस्तों हम एक बहुत बड़े हादसे से बच सकते हैं। और बाद में दोस्तों हम लोग, गुस्से की जड़ क्या है, हमारे खुन्नस, रिजेंटमेंट की जड़ क्या है, इसके लिए आगे चल के, आगे भविष्य के लिए हम चौथे कदम पे काम कर सकते हैं। कि किसी के प्रति अगर हमारे मन में खुन्नस है, गुस्सा है, बार बार गुस्सा आता है, क्यों आता है, क्या कारण है। और यहाँ अल्कोहलिक्स एनोनिमस ने हमको आगाह किया है कि इन्वेंट्री हमको अपनी खुद की लेनी है, दूसरों की नहीं लेनी है। कॉलम जब हम बनाते हैं तो उसमें ये तो लिखते हैं कि गुस्सा आगे वाले के प्रति क्यों है, क्या कारण है, उसने क्या हमारे साथ गलत किया, लेकिन आखिरी में ये भी लिखना पड़ता है कि मैंने उसके साथ में क्या गलत किया। वो अगर गलत था भी तो मेरी गलती कहाँ थी। और जब हम ऐसी इन्वेंट्री लेते हैं तो पता चलता है दोस्तों कि कई बार हम भी गलत होते हैं। आगे वाला जो हमारा गलत कर रहा है तो उसको उस बात के लिए तैयार करने के लिए कहीं तो भी हमारा पिछला जो अतीत था, पिछला जो हमारा रवैया था, वो भी कारणीभूत होता है। और नहीं भी हुआ तो भी ए का प्रोग्राम बोलता है भाई अगर गलती हुई उसकी तो माफ कर दे, आगे बढ़। अगर किसी के भी प्रति तेरे मन में गुस्सा है, खुन्नस है, नाराजगी है, तो इसमें तेरा कोई फायदा होने वाला नहीं। तूने अगर अपनी सोबराइटी गवा दी तो तेरी जिंदगी का नुकसान हो जाएगा, आगे वाले की जिंदगी का नहीं होगा। और इसीलिए दोस्तों इनिशियल डेज में ये जो सेरेनिटी प्रेयर है अल्कोहलिक्स एनोनिमस की, तीसरा कदम है कि भगवान तेरी इच्छा, सब मेरे हिसाब से नहीं होगा, मैं दुनिया नहीं चला रहा, सब मेरे मन के मुताबिक नहीं होगा। तुरंत आज मैं तीसरे कदम और प्रार्थना का सहारा लेता हूँ, किसी न किसी से चर्चा कर लेता हूँ, ज्यादा वाद विवाद बढ़ाता नहीं, चाहे घर में या बाहर में, शांत हो जाता हूँ। ठीक है भाई, तू बड़ा मैं छोटा। और इन चीजों से मैं आज कहीं तो भी अपने गुस्से को संयमित रखने में सफल हूँ। क्योंकि मैं जानता हूँ दोस्तों मेरा गुस्सा शराब की तरफ तो बहुत बाद में लेके जाएगा, लेकिन गुस्से के मारे मैं किसी को कुछ भी बोल सकता हूँ, झगड़ा बढ़ सकता है, किसी के दिलों को चोट पहुंचा सकता हूँ और उसका खामियाजा मुझे ही भुगतना पड़ सकता है, मेरे मन की शांति जा सकती है। तो आज दोस्तों हम लोगों को इस गुस्से पे, अपनी सोबराइटी को अगर मुझे बरकरार रखना है तो इस गुस्से के ऊपर में खास नजर रखनी पड़ती है।
जो आज मैं करने की कोशिश करता हूं। तीसरा शब्द है दोस्तों लॉनलीनेस, अकेलापन। एक बहुत ही खतरनाक चीज। पीने के दिनों में तो हम सभी इस बात को यानी समझ सकते हैं कि पीने के दिनों की शुरुआत के पहले हम लोग सबसे मिलजुल के रहते थे। किसी प्रकार का कोई अकेलापन नहीं था जिंदगी में। जिंदगी मजे से कट रही थी। लेकिन धीरे धीरे दोस्तों जैसे जैसे शराबीपन बढ़ते जाता है, लोगों से हमारे संबंध खराब होते चले जाते हैं। हमारा जो बिहेवियर है वो बहुत ही अग्रेसिव होते चले जाता है। हम किसी की सुनते नहीं और उसकी वजह से धीरे धीरे लोग हमसे दूर होते चले जाते हैं। ये मेरी अपनी जिंदगी की कहानी है। शराब जिंदगी में आने के पहले मैं लोगों की निगाह में था। लोग मेरी तारीफ करते थे, मेरा मान सम्मान करते थे। एक अच्छा अपना सोशल स्टेटस मैंने बनाया था। लेकिन दोस्तों जैसे ही शराब मेरी जिंदगी में आई, धीरे धीरे मैं लोगों से कटने लगा। जब शराब बहुत बढ़ गई, लोग मुझे समझा रहे थे, मैं किसी की सुनने को तैयार नहीं। उसकी वजह से धीरे धीरे लोगों ने मेरा बॉयकॉट करना चालू कर दिया। और मेरे अंदर में वो एक फीलिंग पैदा होने लगी, एक भावना कि यार अपने को कोई समझने वाला नहीं है। सब शराबी अपने शराब को नाम रख रहे हैं, अपने को बदनाम करते हैं। लेकिन मैं शराब क्यों पी रहा हूँ, मैं कितनी परेशानी में हूँ, कितनी तकलीफ है मुझे, मेरे गम को कोई समझ नहीं सकता। और इस तरीके से दोस्तों हम एक लॉनलीनेस की भावना में चले जाते हैं, अकेलेपन की, कि कोई नहीं है अपना बॉस, कोई समझने वाला नहीं है। और ये जो स्थिति है दोस्तों, जो मेरी मानसिक स्थिति है, ये मुझे शराब की तरफ लेके जाती है। अपना अकेलापन दूर करने के लिए मेरा सबसे अच्छा साथी जो है तो वो है दोस्तों शराब। आज मैं याद करता हूँ कि पीने के दिनों में मैं 3-3, 4-4 घंटे शराब के अड्डे पे बैठे रहता था सवेरे शाम। लोग भी देख के हंसते थे, क्या अजीब पीता है यार, बोलते हैं। सभी लोग उस दारू के अड्डे पे 2-2, 3-3 लोग मिल के आते थे, कभी 5-5 लोग मिल के आते थे। एक बम्पर लेते थे, शराब पीते थे और एंजॉय करके चले जाते थे। और मैं 2-2, 3-3 घंटे एक ही जगह बैठ के अकेले ही शराब पी रहा हूँ। लोग हंसते भी थे, पागल भी बोलते थे। आज मुझे समझ में आता है कि वो मेरा अकेलापन था, लॉनलीनेस। जब मैंने खुद मेरे अपने कर्मों की वजह से लोगों को दूर कर दिया, अब मेरे पास में कोई बचा ही नहीं था। और मैं शराब शेयर करना नहीं चाहता था, क्योंकि फिर मेरा कोटा पूरा नहीं होगा। तो फिर बैठा हूं अकेले शराब के साथ में। लेकिन ये अकेलापन, ये लॉनलीनेस एक मानसिक रोग भी हो सकता है दोस्तों। कई प्रकार की मानसिक विकृतियां इसकी वजह से पैदा हो सकती है। आगे चल के हम देखते हैं कि यही जो लॉनलीनेस है, अकेलेपन की भावना, हमको सुसाइडल थॉट तक लेके जा सकती है। अनगिनत लोगों ने इसी अकेलेपन की भावना से, सिर्फ शराबी दिनों में ही नहीं, अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद सोब्राइटी में भी लोग अकेलेपन का शिकार हुए हैं। और उनमें से कई लोग आज दुनिया में नहीं है। किसी ने 2 साल के बाद, किसी ने 1 साल के बाद, और हाल ही में पिछले लॉकडाउन में हमारे शहर के एक 22 साल के सोबर मेंबर ने सुसाइड कर लिया। कई लोग हैं, अनगिनत लिस्ट है। दारू पीने में भी हम सुसाइडल थॉट से गुजरते हैं, हम सोब्राइटी में भी सुसाइडल थॉट से गुजर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों अगर हमने अपने अकेलेपन को दूर करने की कोशिश नहीं की, तो ये नेगेटिविटी, ये नकारात्मकता जोर पकड़ने लग जाती है कि अपनी तकलीफ समझने वाला कोई नहीं है, अपन कितनी परेशानी में बॉस, कोई समझने वाला नहीं है। और हम अपनी चीजें किसी को शेयर नहीं कर रहे, किसी से मिल नहीं रहे। तो आखिरकार अपनी लड़ाई खुद लड़ने के चक्कर में, किसी से कुछ न शेयर करने के चक्कर में
हम लोग दोस्तों सुसाइडल थॉट की तरफ बढ़ जाते हैं। एक डिप्रेशन, एक निराशा, एक फ्रस्ट्रेशन की भावना के हम शिकार हो जाते हैं। और शराब अगर हमारे मुंह को लग गई है तो फिर अपने अकेलेपन से निकलने के लिए एक ही चीज है, शराब। तो ये जो भावनाएं हैं ये हमारी शराब से जुड़ी हुई है। अल्कोहलिज्म में भी दोस्तों ये जो अकेलापन था मेरी शराब से जुड़ा हुआ था। अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए मैं शराब का सहारा लेता था। अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद अगर मेरे अंदर में अकेलेपन की भावना पनपती है तो ये फिर दोबारा मुझे शराब की तरफ ले जा सकती है। और अगर मैंने शराब नहीं पी तो एक आध दिन मुझे सुसाइडल थॉट की तरफ भी ये ले जा सकती है। लेकिन दोस्तों आज अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद में मुझे अकेलेपन से डरने की जरूरत ही नहीं है। जैसे ही मैं अल्कोहलिक्स एनोनिमस की मीटिंग में आया, एक ऐसी सुंदर प्रेम करने वाली फेलोशिप मिली कि मेरी जिंदगी का सारा अकेलापन निकल गया। जिस प्रेम का, सहानुभूति का मैं भूखा था, अल्कोहलिक्स एनोनिमस की मीटिंग में वो सब मुझे मिलने लगा। जिनको मैंने कभी देखा नहीं था, वो मेरे खून के नहीं थे, कोई मेरे रिश्तेदार नहीं थे, वो भी मुझे गले लगा रहे, मेरी पीठ पे हाथ रख रहे, बोल रहे आते रहो, हमारा अच्छा हुआ, तुम्हारा भी होगा। मेरी केयर कर रहे, अपनी बातें शेयर कर रहे ईमानदारी से। तो ये जो फेलोशिप है दोस्तों, ये कि यहाँ आने के बाद में मेरी सारी भावनाएं फिर से जिंदा हो गई। मेरा अकेलापन पूरी तरीके से दूर हो गया। कहीं तो भी मुझे लगा कि मैं कहीं तो भी बिलोंग करता हूँ। ये में आने के पहले मैं ऐसा लगता था कि मेरा कोई नहीं है यार, कोई मुझे समझने वाला नहीं है। लेकिन जब मैं इस फेलोशिप में आया, आप लोगों ने मुझे जो गले लगाया, जो प्रेम और सहानुभूति दिया, मेरे पीठ पे जो हाथ रखा, तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं यार, मैं अब बिलोंग कर रहा हूँ किसी को। अल्कोहलिक्स एनोनिमस की मीटिंग, अल्कोहलिक्स एनोनिमस की फेलोशिप, अल्कोहलिक्स एनोनिमस का लिटरेचर, ये ऐसी चीजें हैं दोस्तों, इनकी वजह से आज मुझे बिल्कुल किसी तरीके से अकेलापन महसूस नहीं होता। मेरे तो घर के सामने, बगल में, घर के बाहर जब निकलता हूँ, हर जगह एक ही मेंबर है। सवेरे से लेकर रात तक एक ही मीटिंग के टच में, एक ही मेंबरों के, नए पुराने लोगों के टच में। कब दिन निकलता है और कब रात हो जाती है पता भी नहीं चलता। किसी भी तरीके से आज कोई अकेलापन नहीं है। लेकिन उसके लिए कोशिश मुझे करनी पड़ती है। अपना अकेलापन दूर करने के लिए मुझे लोगों के पास जाना पड़ेगा, मुझे लोगों से संबंध बनाने पड़ेंगे। मैं हमेशा यह न सोचूं कि लोग मेरे से बात करें, लोग मेरी केयर करें। मुझे खुद आगे बढ़ना पड़ेगा, खुद लोगों से संबंध बनाने पड़ेंगे, खुद लोगों से बात करनी पड़ेगी। और आज दोस्तों अल्कोहलिक्स एनोनिमस में एक सबसे बड़ी जो चीज मुझे मिली है वो है मेरा हायर पावर, मेरी समझ का ईश्वर। ये एक ऐसा दोस्त है मेरा कि जब कोई इंसान मेरे आसपास नहीं होता, क्योंकि एक ही मीटिंग जिंदगी 24 घंटे मेरे साथ नहीं रहने वाली है, एक ही मेंबर मेरे साथ 24 घंटे नहीं रहने वाले। लेकिन अल्कोहलिक्स एनोनिमस ने जो एक हायर पावर की कंसेप्ट मुझे गिफ्ट में दी है, वो 24 घंटे मेरे साथ में रहती है। और मेरा ये जो हायर पावर है, मेरी जो समझ का ईश्वर है दोस्तों, उससे मेरी बात तो और ज्यादा तब अच्छी होती है जब हम दोनों अकेले होते हैं। लेकिन उसको लॉनलीनेस नहीं बोलते, उसको सॉलिट्यूड बोलते हैं, एकांत। जब जहां बहुत भीड़ हो, बहुत कोलाहल हो, वहां भगवान से बात नहीं हो सकती, वहां भगवान से संबंध नहीं बन सकते। प्रेयर और मेडिटेशन के लिए हम तब बैठते हैं दोस्तों जब एकांत होता है, सॉलिट्यूड। वो लॉनलीनेस नहीं है, वो अकेलापन नहीं है। वहां मैं अकेला नहीं होता, वहां मैं अपने ईश्वर के पास होता हूँ, उससे संबंध बनाने की कोशिश करता हूँ, सचेत संबंध। तो मेरा अकेलापन, मेरा लॉनलीनेस मेरे लिए बहुत खतरनाक चीज है। ये चीजें अगर सोब्राइटी में मेरे अंदर घर कर रही है तो मैं कभी भी शराब पी सकता हूँ,
अगर मैंने शराब नहीं पी, ये अकेलापन मुझे सुसाइडल थॉट की तरफ ले जा सकता है। लेकिन इससे निकलने के लिए कोशिश मुझे ही करनी पड़ती है। मैं ए में दोस्तों को बनाऊं, मैं ए की फेलोशिप में इन्वॉल्व रहूं। ए में इन्वॉल्वमेंट मेरे अकेलेपन को दूर कर देता है। नए शराबियों से बात करना, कैरिंग द मैसेज करना, ए की सर्विस में इन्वॉल्व होना, अपनी समझ के ईश्वर से संबंध बनाना। जो व्यक्ति ये प्रोग्राम फॉलो करता है दोस्तों, वो कभी अपने आप को अकेला महसूस नहीं करेंगे। और आखिरी में शब्द है दोस्तों टायर्डनेस, थकावट। हम लोग अगर पीने के दिनों को याद करते हैं दोस्तों, तो लगभग हर आदमी ये बोलेगा कि कोई भी पूछता था कि यार क्यों पी रहा है यार शराब? अरे यार आज बहुत काम हो गया, आज तो बहुत थक गए बॉस। अभी जो पत्थर फोड़ता है वो भी बोल रहा है कि मैं थक गया, शराब पी रहा हूं। और जो सिर्फ कुर्सी पे बैठ के अपनी चेयर तोड़ रहा है वो भी बोल रहा थक गया। दोनों के लिए शराब बहाना है। एक शरीर से थक रहा और एक मन से थक रहा। फिर चाहे शरीर से थको या मन से थको, अगर एक बेवड़ा है, एक अल्कोहलिक है, तो उसके मन में थकावट को दूर करने के लिए शराब की ही बात आएंगी, शराब की ही याद आएंगी। थक गए यार, चलो आज थोड़ी सी ले लेते हैं। और फिर जितनी ज्यादा थकान होगी उतना ज्यादा कोटा, उतनी ज्यादा शराब। तो अल्कोहलिज्म के दिनों में, पीने के दिनों में थकावट मेरे लिए एक बहाना था। एक्चुअली वो मेरी शराब से जुड़ी हुई भावना थी। चाहे मेरी अगर इच्छा नहीं भी रहे पीने की, लेकिन अगर किसी दिन मान लीजिए कि काम ज्यादा हो रहा है, चाहे शरीर से थक गए या फिर मन से थक गए, तो बिल्कुल नेचुरली ये भावना हमारे जैसे शराबियों के मन में आती है। थक गए हैं, थकान निकालनी है तो थोड़ी सी लेना चाहिए। और फिर हम ठहरे अल्कोहलिक, गए थोड़ी सी पीने, लेकिन थोड़ी सी पी के तो हम रह नहीं सकते। तो जाते हैं एक पैक पीने और फिर कैसे लोटपोट होके आते हैं पता नहीं चलता, कब ब्लैकआउट हो जाता है पता नहीं चलता। आज दोस्तों अगर मैं अपनी सोबराइटी की फिक्र कर रहा हूं, मैं अगर ये बात जानता हूं कि शराब का पहला घूंट लेना मतलब अपनी बर्बादियों को निमंत्रण देना है, ये मेरी लाइफ एंड डेथ का सवाल है, मेरी भी और मेरे से जुड़े हुए अन्य लोगों की भी। तो दोस्तों आज मुझे इस पे काम करना पड़ता है। चाहे वो मेरी हंगर, भूख की भावना हो, एंगर, गुस्से की भावना हो, लॉनलीनेस, अकेलेपन की भावना हो, या फिर ये टायर्डनेस, थकावट की भावना हो। अल्कोहलिज्म के दिनों में, ए में आने के पहले मैंने क्या किया क्या नहीं किया वो बातें अलग है, वो इतिहास बन चुका है, वो पास्ट है मेरा। लेकिन अगर आज मैं अपनी सोबराइटी के लिए कमिटेड हूं, नहीं मैं शराब नहीं पीना चाहता, मैं फिर दोबारा उस दलदल में नहीं जाना चाहता, आज इतनी अच्छी जिंदगी जो मुझे मिली है मैं उसको जीना चाहता हूं, अपने लिए भी और दूसरों के लिए, तो दोस्तों मुझे इस फार्मूले पे काम करना पड़ता है। अल्कोहलिक्स एनोनिमस में हम सभी टूटे फूटे आते हैं। सबको लगता है कि दारू बंद करने के बाद में हमारी जल्द से जल्द आर्थिक प्रगति होनी चाहिए, लेकिन वहां एक ओल्ड टाइमर बोलते हैं हमको, धीरे चलो, इजी डज इट, गड़बड़ मत करो। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, सबसे पहले जो जरूरी चीज है मेरे जैसे बेवड़े के लिए वो है अपनी सोबराइटी। सोबराइटी कम फर्स्ट। सोबर रहेंगे तो सब मिलने वाला है, और सोबर नहीं रहेंगे तो जो पास में है वो भी जाने वाला है। और इसीलिए जब इनिशियल डेज में कोई मेंबर, चाहे नया हो या पुराना हो, गड़बड़ करता है, पैसों के पीछे भागता है, जरूरत से ज्यादा ओवर टाइम करता है, एक ही मीटिंग्स पे, एक ही प्रोग्राम पे ध्यान नहीं देता, तो ओल्ड टाइमर समझाते हैं यार ये जिंदगी भर चलेगा, भौतिकता की दौड़,
लेकिन अभी इनिशियल डेज में तो इतना तो मत थका अपने आप को, अब मन से बोलो या शरीर से, क्योंकि इससे तेरी शराब जुड़ी हुई है। अगर बहुत ज्यादा तूने थक गया बहुत अधिक काम की वजह से, और अचानक तेरे मन में अगर पीने के विचार आ गए तो, और ये नेचुरली ये होता ही है दोस्तों, अनगिनत अनुभव है इसके। हमने एक नया ग्रुप नागपुर के पास शुरू किए थे और वो लड़का बहुत एक्टिव था। जिस स्कूल में वो ग्रुप चलता था वही वो गार्ड था, और शराब पीने की हालत में ही वो मीटिंग में आके बैठता था। काफी महीने उसने लिए, वो सोबर नहीं हो पा रहा था, लेकिन ग्रेस ऑफ गॉड, भगवान की कृपा हुई कि एक दिन सोबर हो गया वो गार्ड। 1 महीना सोबर था दोस्तों, और उस 1 महीने में ही वो इतना अहंकार में उड़ने लगा, ये भी करता हूँ, वो भी करता हूँ, वो भी करता हूँ। तो एक इलेक्ट्रिसिटी का प्लांट था, वहां गार्ड की नौकरी करता हूँ बोले, वहां ट्रेनिंग के लिए 2000 रुपया देकर वो ट्रेनिंग के लिए गया। इधर अल्कोहलिज्म से शरीर रिकवर ही नहीं हुआ, महीने भर की सोब्राइटी। गार्ड की ट्रेनिंग ऐसी कमांडो ट्रेनिंग थी कि उसकी हालत खराब हो गई। अब वो क्या करता था कि जब ट्रेनिंग करके आता था और पूरा बदन उसका दर्द देता था, तो सबसे पहले कुछ दिन उसने मेडिकल स्टोर से नींद की गोली और थकावट की गोलियां ली। उससे भी काम नहीं हुआ, तो एक दिन दोस्तों बिल्कुल उसने थोड़ी सी मारना चालू कर दिया। और यकीन मानिए दोस्तों, इतनी अच्छी उसकी सोब्राइटी मिली थी, बड़ा एक्टिव मेंबर था वो, सिर्फ 6 महीने के अंदर उसकी विकेट गिरी। 6 महीने के अंदर क्या हुआ क्या नहीं पता नहीं, जो शराब उसके मुंह को लगी, कई बार हम समझाने गए, लेकिन उसका शरीर पहले ही खोखला हो चुका था। बड़ी मुश्किल से 1 महीने की सोब्राइटी में मन और शरीर ठीक नहीं होता, समय लगता है। लेकिन जब हम अपने पिंक क्लाउड में उड़ते हैं, गड़बड़ करते हैं, ए में जो बताया जाता है उस पर ध्यान नहीं देते, तो शराब पीना तो दूर की बात, हम जान से भी जा सकते हैं। ए अनुभव का खेल है, ए में सब अनुभव पर आधारित है। यहाँ बोलते हैं कि प्रयोग मत करो, जो भी यहाँ बोला जाता है ना, तो लोग पहले करके आए हुए हैं, अपने अनुभव से बोल रहे हैं। तो जब बोल रहे हैं कि भाई टायर्डनेस, थकावट की भावना से दूर रहो, मन से या शरीर से बहुत ज्यादा अगर थक गए तो उससे शराब जुड़ी है। सीधे मन में आ सकता है कि बहुत थक गया हूँ बॉस, थोड़ी सी ले लेता हूँ, और एक बार अगर मुंह को लग गई तो फिर हम रुकेंगे या नहीं रुकेंगे, क्या हमारी जिंदगी में होगा, कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। और इसीलिए दोस्तों, चाहे अर्ली रिकवरी में, शुरुआती दिनों में मैं पैसों के पीछे नहीं भागा, मेरी बड़ी खराब परिस्थिति थी, जैसी है वैसी स्थिति में मैंने गुजारा किया और उसका गिफ्ट मिला सोब्राइटी। आज भी दोस्तों मैं बहुत ज्यादा काम अपने पास नहीं रखता, इतने काम मैं नहीं करता आज कि मैं मन से और शरीर से बहुत ज्यादा थक जाऊं। मुझे मालूम है कि मेरी क्षमता कितनी है। हर व्यक्ति को अपनी क्षमता डिसाइड करनी पड़ती है और अपनी क्षमता के हिसाब से ही उसको काम करना पड़ता है, काम उसने करना चाहिए। क्योंकि हमको ये हमेशा ध्यान रखना है दोस्तों कि हम अल्कोहलिज्म नाम की कनिंग, डैफलिंग और पावरफुल डिजीज, चतुर, चालाक, भ्रम में डालने वाली और शक्तिशाली बीमारी के शिकार है। ये कब हम पे पलटवार करेंगी, कब हमारा भूखापन शराब पिला देगा, कब हमारा गुस्सा शराब पिला देगा, कब हमारा अकेलापन, कब थकावट की भावना शराब के अड्डे पे ले जाएंगी, कोई गारंटी नहीं है। और इसीलिए दोस्तों, आज के एक दिन अगर मुझे शराब से दूर रहना है, एक हैप्पी जॉयस फ्री लाइफ जीनी है, तो ये हार्ट का जो फार्मूला है बहुत महत्वपूर्ण है। इस पर अगर मैं काम करता हूँ 1 डे एट ए टाइम बेसिस पे, तो बेशक दोस्तों मेरी सोब्राइटी मैं पा सकता हूँ, उसको मेंटेन कर सकता हूँ और इस जिंदगी का आनंद में उठा सकता हूँ जो आज मैं उठा रहा हूँ। तो जो भी मेरे अनुभव थे मैंने रखा, आप लोगों ने सुन लिया, धन्यवाद, थैंक यू।